गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। अंतिम कक्षा में हमने हमारे भारत के प्रमुख जो गलियारे हैं, कॉरिडोर्स हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था और उसमें ओवरऑल एक बात निकल कर सामने आई थी कि हम पूरे भारत स्तर पर 2 बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं और उन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो भारत के विभिन्न प्रदेश हैं, उनको आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना है। साथ ही हमारे जितने भी आर्थिक कार्य होते हैं, उनमें सुगमता लानी है। इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, इन ओवरऑल इंडिया लेवल, उसमें सुगमता लानी है। उसके लिए हमने एक बात की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने वर्ष 2001 में एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की थी, जिनमें उनका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था कि हमारे जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये आपस में जुड़ जाएँ। सबसे जो पहला उनका सपना था वो यही था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तो कम से कम सड़कों के माध्यम से जो नेशनल हाईवे होता है उसके माध्यम से जुड़ जाएँ। हम नेशनल हाईवे को आधार बना के चल रहे हैं, ठीक है? उनका यही उद्देश्य था कि नेशनल हाईवे के माध्यम से हमारे देश के 4 महानगर जुड़ने चाहिए। वर्तमान की दशा जो है उसमें हम कॉरिडोर तो पढ़ चुके हैं कल। आज हमारे जो दिन का मुख्य बिंदु है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारे सिलेबस में एक पॉइंट नोट लिखा हुआ है। इस सिलेबस को आधार बनाते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आज के इस चैप्टर में, क्योंकि कल हमने गलियारे पढ़े, आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने वाले हैं। उसी कड़ी में मैं आपको कल की क्लास से ही लिंक कराते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आज की क्लास का जो मुख्य बिंदु रहने वाला है, वो एक तो जो उत्तर से दक्षिण का गलियारा है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, और साथ ही जो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है हमारी, वो भी इसका केंद्र बिंदु रहने वाला है, क्योंकि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है दोस्तों, साथ ही जो हमारा उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व से पश्चिम का जो कॉरिडोर है, इन ये कौन से नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में जानकारी रखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है दिल्ली और मुंबई के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 48 से जुड़ी हुई है। मुंबई से चेन्नई भी नेशनल हाईवे 48 है। अ, वर्ष 2022 में नेशनल हाईवे का हम बात करें तो 21 में जब हम ये देखते हैं कि नंबर चेंज हो गया था, ठीक है? नंबर चेंज होने के बाद में ये नंबर अलॉट हुआ है इनको, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है और एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। वर्ष 2021 में, 2023 में जो आरएस प्रीलिम्स हुआ था उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो कौन से एनएच पे है। ऐसा क्वेश्चन अब फ्यूचर में और बनेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था जो हमारा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है। वर्ष 2023 का ये क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम का जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर के 2 बिंदु कौन से हैं? सिलचर असम में है और साथ ही पोरबंदर गुजरात में, ये जोड़ता है कनेक्टिविटी, और उसका एनएच भी पता होना चाहिए हमें, नेशनल हाईवे नंबर भी पता होना चाहिए उसका। तो वो हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा दिल्ली से मुंबई के बीच में एनएच है वो कौन-सा है? दोस्तों 48 है। मुंबई से चेन्नई के बीच में है एनएच 48। चेन्नई से कोलकाता को जोड़ने वाला जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर है, वो है 19, और दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर है 16, एनएच 16। तो हमने कल तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में पढ़ा था। आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नंबर देख रहे हैं। ये पूरी क्लास दोस्तों एक्चुअल रहने वाली है।
और हमें पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे के नंबर कौन से हैं और हम महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे नंबर ही देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारी परियोजना है वर्ष 2001 की, उसके एनएच नंबर हम देख लिए हैं, ठीक है? अब हम हमारा जो भारत का उत्तर से दक्षिण का गलियारा है और पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है, ये गलियारे कौन से नेशनल हाईवे पे हैं? ये कल भी बात हुई थी, आज वापस हो रही है। तो जो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो गलियारा है, इसका नेशनल हाईवे नंबर क्या है दोस्तों? नेशनल नंबर 27 है। जबकि हमारा जो उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है, उसका नेशनल हाईवे नंबर दोस्तों है 44। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनएच 44 और एनएच 27। तो इस कड़ी को आप ध्यान रखिएगा। और हमने एक बात कल ये भी की थी कि ये भारत का सबसे लंबा है, लार्जेस्ट है, एनएच 44। ये जम्मू कश्मीर के से चलता है और इधर तमिलनाडु, कन्याकुमारी, इधर हम बात करें तो सिलचर से चलता है ये, पोरबंदर, इधर हम बात करें तो पोरबंदर गुजरात, असम के सिलचर तक, ये हमने कल बात की दोस्तों। इधर चलता है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है? तो इस तरह से एनएच के नंबर हमें याद होने चाहिए। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना थी उसके एनएच नंबर हमको पता होना चाहिए दोस्तों। साथ ही हमें जो हमारा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो कॉरिडोर है, उसके भी नेशनल हाईवे नंबर पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो पढ़ने का तरीका होगा, उसको भी एक बार आप गौर कर लीजिएगा। हमारा जो पढ़ने का तरीका दोस्तों होगा, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नेशनल हाइवेज़ की नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग, ओके? उसके बाद में हम राजस्थान में से किन-किन जिलों से ये इम्पोर्टेंट नेशनल हाइवे गुज़र रहे हैं, उसको भी देखना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों? इस तरह से हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों, अ, अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे राजस्थान में ऐसे जो नेशनल हाइवेज़ हमने पढ़े हैं अभी, एनएच 27 हमने देख लिया, एनएच 44 हमने देख लिया, एनएच 48 देखा, 19 देखा, 16 देखा। ये जो नेशनल हाईवे हैं, इनमें से हमारे राजस्थान से गुजरने वाले जो नेशनल हाइवेज़ हैं, उनमें नेशनल हाईवे 44 हमारे राजस्थान से गुजरता है। नेशनल हाईवे 44 जो है दोस्तों, वो हमारे उत्तर से दक्षिण का गलियारा है, ठीक है? तो ये हमारे राजस्थान से किस क्षेत्र से गुजरता है एनएच 44, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के हमारे एनएच जो 44 है, वो धौलपुर से निकलता है दोस्तों। किससे निकलता है? धौलपुर से। आपको यहाँ मैं बता देता हूँ। ज़रा आप नज़र डालिए एक राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, देखने की कोशिश कीजिए राजस्थान के। देखिए, राजस्थान में से 28.29% लिखा हुआ है ना, तो ये जो है राजस्थान से निकलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आप ये देख लीजिएगा, अपने साथ देख लीजिएगा, जो एनएच 44 है दोस्तों, वो राजस्थान के धौलपुर से गुजरता है और एकमात्र जिला है राजस्थान का,
जिससे NH-44 गुजर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये ही है दोस्तों कि हमारा NH-44 धौलपुर से गुजरता है राजस्थान के। इस तरह ये जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होगी दोस्तों। हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि NH-44 हमारे सिर्फ राजस्थान के एक जिले से गुजर रहा है और उसका नाम है धौलपुर। ठीक है? आगे हम बात करें NH-27। NH-27 हमने देखा था कि हमारे वेस्ट से ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर भी हमारे राजस्थान से गुजरता है और राजस्थान के कुछ जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। उनमें कौन-कौन से हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पे नज़र डालिए। स्टेट ऑफ जो राजस्थान है, उसके कुछ जिले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। उसमें अपना उदयपुर है, ये मंगलवार लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ छोटा-सा एरिया है लेकिन उदयपुर देख लिया आप, एक जिला है उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बारां है। ये राजस्थान के जिले हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो NH-27 गुजर रहा है। NH-27 का लोकेशन साथ ही राजस्थान के कौन-कौन से जिले NH-27 में शामिल होने वाले हैं, वो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बारां है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों जो NH-48 है, ये NH नया वाला NH है, जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। ये भी राजस्थान से गुजरता है ना? ये भी राजस्थान से गुजरता है। तो राजस्थान का कौन-सा जिला इससे अ, शेयर कर रहा है, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। इसमें राजस्थान की हम बात करें तो भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है। स्टेट ऑफ राजस्थान एरिया लाइक भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये हम देख सकते हैं कि इसमें 3 जिले शामिल हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जस्ट ऊपर हमने NH-44 देखा था, NH सॉरी 27 देखा था, तो उसमें भी उदयपुर शामिल था, चित्तौड़गढ़ भी शामिल था, तो कॉमन हो गया उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये कॉमन है 2 जिले तो। NH-27 में भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, NH-48 में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? और NH 44 का याद रखिएगा, NH-44 में सिर्फ एक ही जिला राजस्थान का है, वो है धौलपुर। क्या है वो? धौलपुर। इस तरह से हमने नेशनल हाइवेज़ जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, साथ ही उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम गलियारे का हिस्सा जो है और उनके संदर्भ में ही राजस्थान के कौन-कौन से जिले इनके साथ शेयर होते हैं, उनके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों? इस तरह से ये हमारी स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, किस तरह से पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला अगला जो भारत के प्रमुख जलमार्ग हैं नेशनल वाटरवेज़ हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? तो हमारे जो नेशनल वाटरवेज़ हैं, उनके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अ, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 तक हमें दिखाया गया है कि कौन-कौन से हैं। तो आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 नेशनल वाटरवेज़ नंबर 1 वो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। इतना ही ध्यान रखना दोस्तों कि आपका एग्ज़ामिनर पूछेगा या एनसीईआरटी में एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन डाल रखा है कि नेशनल वाटरवेज़ नंबर 1 किस-किस को जोड़ रहा है। तो इलाहाबाद यूपी वाला जो एरिया है, अब उसका नाम वाराणसी हो गया है। तो वाराणसी को हल्दिया पश्चिम बंगाल से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। नेशनल वाटरवेज़ नंबर 2 ये सदिया से धुबरी ये असम का एरिया है और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम की वो वाला एरिया जहाँ भारत और बांग्लादेश अपने बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं उस एरिया में नेशनल वाटरवेज़ 2 है। मैप के माध्यम से भी इस चीज़ को देखने वाले हैं। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग
नंबर 3 नेशनल वाटरवेज नंबर 3 ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। ये केरल में आता है दोस्तों। ये केरल का हिस्सा है। केरल का हिस्सा है ये। कोट्टापुरम से कोल्लम तक नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है। इसके अलावा नेशनल वाटरवेज नंबर 4 जिसकी बात करें तो वो काकीनाडा से पुदुचेरी का जो एरिया है, गोदावरी और कृष्णा नदी विशेष रूप से जो गोदावरी और कृष्णा नदी का एरिया है वो नेशनल वाटरवे नंबर 4 का हिस्सा है। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि ये महानदी का जो डेल्टा होता है, ब्राह्मणी नदी जो है, ये जो एरियाज हैं उनमें नेशनल वाटरवेज नंबर 5 अपना मतलब उड़ीसा वाला जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, कुछ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, उसमें जो एक वाटरवेज चल रहा है वो वाटरवेज वाटरवेज नंबर 5 है। इसी को मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे हमने बात की थी दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेशनल और वाटरवेज नंबर जो 1 है, वो हल्दिया से हमारी वाराणसी तक जाता है, इलाहाबाद तक जाता है, हल्दिया से इलाहाबाद। और ये गंगा रिवर इस का माध्यम है, यानी गंगा रिवर पर ये प्रोजेक्ट है। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 गंगा रिवर का हिस्सा है, ये पता होना चाहिए। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी इसका हिस्सा है, ये पता होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है दोस्तों, ये भी आपको जानकारी रखनी है। तो ये सदिया से दुबरी या दुबरी से सदिया याद रखना। तो वाटरवेज नंबर 1 और 2 जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की असीम संभावनाएं हैं। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी यूपी, और वाटरवे नंबर 2 ये है दुबरी से सदिया के बीच में। ठीक, ये जो है एरिया। के अलावा दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा जो नेशनल वाटरवेज नंबर 3 और 4 और 5 तक देखेंगे हम, ठीक है। तो 3 नंबर का मैंने बताया था आपको, ये कोल्लम से कोटापुरम, ये कोल्लम से कोटापुरम है दोस्तों। तो ये केरल का हिस्सा है। कोल्लम से कोटापुरम ये केरल का हिस्सा है। फिर हम नेशनल वाटरवे नंबर 4 की बात करें तो देखो किस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा 1, फिर हमने देखा 2, फिर हम नीचे की तरफ आ गए इधर साउथ की तरफ तो 3, और फिर थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। साउथ से हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट वाला जो कोस्टल रीजन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। नंबर आएगा 4 और इसके जस्ट ऊपर आएगा 5। इस तरह से याद रखिएगा। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएँगे और इसी 5 से ऊपर के क्रम में तो ये 6 नंबर इधर भी आ जाएगा। ये क्रम है पूरा, ठीक है? तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है दोस्तों, वो आपके गोदावरी कृष्णा जो नदी है, वो इसका हिस्सा है, ये याद रखिएगा आप। और काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है काकीनाडा, वो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो वाटरवेज़ हैं, उसमें वाटरवेज़ नंबर 4 के बारे में हम देख चुके हैं, और 5 का पता होना चाहिए कि ये 5 जो है, ये ब्राह्मणी डेल्टा जो है, उस वाले एरिया में आता है। और ये हमारे तलचर जो है, उड़ीसा का क्षेत्र है तलचर, और गोइनकाला, ठीक है? ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इनको सर्व कर रहा है। स्टेट कौन-सा हिस्सा बन रहे हैं उसके, वो भी आपको पता हो जा चाहिए। तो देख लेना, ये आप मैप पूरा देख लेना, उसके हिसाब से। सबसे पहले अपन को गंगा रिवर की बात हो, तो गंगा रिवर में यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल अ, ये शामिल होते हैं। वहीं हम बात करें तो जो हमारा वाटर नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र वाला, इसमें हमारा असम, क्लियर देखिए आप, असम, पश्चिम बंगाल, अ, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल होता है। वहीं हम बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 3 में सिर्फ केरल शामिल है। और 4 में हम बात करें तो इसमें पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 3 जो एक यूटी यूटी है, 2 स्टेट है, ये शामिल होते हैं। साथ ही और 5th नंबर है उसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल होते हैं। और नेशनल वाटरवे, सॉरी, एनएच याद आ रहा हमेशा। नेशनल वाटरवेज नंबर 6 जो है दोस्तों, ये 6 का भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। ये इन प्रोग्रेस है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। ये बराक रिवर एक है, बराक रिवर,
भारत और म्यांमार के बॉर्डर से जो एक नदी निकलती है, इधर से आती है म्यांमार से, और ये हमारी इसमें ब्रह्मपुत्र और फिर इस हुगली का हिस्सा बन के आगे चलती है। तो ये जो नेशनल वाटरवे 6 हैं, ये लखीमपुर सॉरी लखीपुर करके हैं, लखीपुर एरिया है। तो ये स्टेट किस-किस को सर्व कर रहा है? असम, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो है इनको शेयर कर रहा है। ठीक है? इस तरह से हमारे जो नेशनल वाटरवेज़ हैं, वो भी कवर होते हैं। साथ ही हमने इम्पोर्टेंट नेशनल हाइवेज़ की नंबरिंग देख ली। दोस्तों, बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान जो हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, उनको लग रहा होगा कि हमने इतना कम पढ़ा और हमारी चीज़ें क्या तैयार होगी। बहुत बार हमें विश्वास नहीं होता कि कम कंटेंट है तो कुछ अधूरा होगा, कुछ कम होगा। ऐसी बात नहीं है। जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वो भी अपने बच्चों को इस तरह से नहीं पढ़ाते और आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिल रही है। इसका लाभ उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए और इसी तरह से आप जुड़े रहिए। देखते हैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम अब देखने वाले हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे एक तो एनएच की नंबरिंग देख चुके हैं, एक अ, वाटरवे देख चुके हैं, ठीक है? अ, एक नेशनल हाइवेज़ इन कंसिडरेशन ऑफ राजस्थान देख चुके हैं हम, ठीक है? इस तरह से हम अ, 3 चीज़ें अभी तक देख चुके हैं और अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। उससे पहले छोटी-छोटी जानकारियाँ जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अपडेट्स हैं, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के, वो भी मैं देना चाहता हूँ दोस्तों आपको। तो आपको एक तो बड़ी जानकारी जो होनी चाहिए दोस्तों, वो ये होनी चाहिए कि रोड नेटवर्क इन कंट्री वो कितना है हमारा, ठीक है? तो ये इंडिया हैज़ अबाउट 66.7 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क रखता है, जो सेकंड लार्जेस्ट है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में अगर आपसे कोई पूछ ले कि रोड नेटवर्क पूरे विश्व में हमारा इंडिया का कौन से नंबर पे है? तो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे नहीं है दोस्तों। ये कितना है? तो 66 लाख पॉइंट लगभग आप याद रखिए 66 लाख किलोमीटर है। अब इसमें किस-किस प्रकार के हाईवे अपन इंक्लूड करते हैं? तो दोस्तों इसमें हम एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राज्य के राजमार्ग, ये दोनों इंक्लूड करते हैं। तो हमारा नेशनल हाईवे दोस्तों जो है वो 1,46,145 किलोमीटर का विस्तार रखता है। वहीं स्टेट हाईवे जो है वो 1,79,535, ठीक है? ये किलोमीटर का है और इसमें अदर रोड्स फिर आप मान लो तो अदर रोड्स आपके बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो। अब ओवरऑल अपन को पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ये पूरे रोड नेटवर्क का अपन यहाँ देख रहे हैं ना 63,45,403 किलोमीटर तो अदर रोड ही हैं। अदर रोड 95% अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ नेशनल हाईवे 2% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल रेड रोड नेटवर्क जितना भी अपने भारत का है दोस्तों, उसमें 2% का कंट्रीब्यूशन ही है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये आपके आरएस प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि नेशनल हाईवे अपना कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं, तो 2% करते हैं। स्टेट हाईवे कितना करते हैं? 3% करता है। स्टेट हाईवे 3, नेशनल हाईवे 2 और बाकी सारा अदर रोड्स करते हैं। ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब राजस्थान से ही कुछ एक्सप्रेस वे पास करेंगे, प्रपोज्ड है, तो हमें वो पता होना चाहिए और उसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं राजस्थान के, वो पता होना चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए बठिंडा-अजमेर ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे, बठिंडा-अजमेर ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के ये कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, ये याद रखने वाली बात है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है, तो इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। राजस्थान के जो नदर्न जिले हैं और सेंटर वाला जिला है अजमेर और उसके ऊपर फिर आप नागौर जाओगे, फिर सीकर, हनुमानगढ़, चूरू ये जो जिले हैं, ये हमारे बठिंडा अजमेर ग्रीनफ़ील्ड बठिंडा भी तो ऊपर है, बठिंडा अजमेर ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे उसका हिस्सा है। अ, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो की टोटल लेंथ 940 किलोमीटर है। अलवर भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये जो हमारा
पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, ठीक है? ये इसमें शामिल होता है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में। सांगरिया सांचौर, ये संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसकी बात करें तो ये हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है पूरा, नॉर्थ टू साउथ, ये वाले जो जिले हैं इसमें शामिल होते हैं। ये आप याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। कम ये पता होना चाहिए कि बठिंडा अजमेर में कौन से जिले शामिल होते हैं, दिल्ली वडोदरा में कौन से जिले शामिल होते हैं, सांगड़े संचौर में कौन से जिले शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अ, हमारे जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों, उसी के आधार पे हमने बात की है, अब बात करेंगे हम कि हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे राज्य राज्य का, या राज्य में कितने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हम बात करें। राज्य में 31 मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो जो नेशनल वे हैं, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, की लंबाई की बात करें तो 10,799 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। ओवरऑल 10,000 किलोमीटर याद रखिएगा। स्टेट हाईवे कितने हैं दोस्तों? तो ये आपको 17,000 याद रखने हैं। 10,000 और 17,000, 10,000 राष्ट्रीय राजमार्ग है, 17,000 हमारे स्टेट के मार्ग हैं। फिर मुख्य जिला सड़कें हैं 14,000। फिर हम बात करें 67,000 अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं 1,51,000। तो अब आपको डाटा क्या याद रखना है? डाटा सिर्फ आपको नेशनल हाईवेज के याद रखने हैं। दोस्तों, आपको डाटा सिर्फ नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के याद रखने हैं, रखिएगा आप। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है दोस्तों? तो ये क्रम याद रखना, ये उल्टा क्रम होता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, फिर अन्य जिला सड़कें हैं, फिर मुख्य जिला सड़कें हैं, फिर राज्य मार्ग हैं, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। इस तरह से आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आती होगी। अब हाल ही में हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस योजना का ज़िक्र किया गया है, तो पूछा जाएगा हमेशा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राजस्थान का कौन-सा जिला शामिल किया गया है दोस्तों? इसमें 12 जिला, राजस्थान का 12 जिला जो है, एक प्रकार से 12 जिले का जो भी ऐसा एरिया है, जहाँ पे ट्राइब रहती है या पिछड़ा जिला है, पिछड़ा जो एरिया है सॉरी, उसको रोड कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना या उनका विकास करना है, उसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, और उसमें राजस्थान का एक ही जिला शामिल हुआ है, वो भी 12। ठीक है? दोस्तों, आशा करता हूँ आप याद रखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी, जिसमें आधार बनाया गया था सड़कों को किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो 500 से जहाँ पे भी ज़्यादा जनसंख्या होगी, मैदानी क्षेत्रों को आधार बनाते हुए बोला कि मैदानी क्षेत्र के लिए तो हम 500 से ज़्यादा जनसंख्या रिक्वायर्ड मानेंगे, तो ही सड़क बनाएँगे। समझ रहे हो आप बात? मैदान है, समतल है, 500 लोग रहते हैं, तभी सड़क बनेगी आपको कनेक्टिविटी देने के लिए दोस्तों, मुख्य सड़क से। और पहाड़ी वाला एरिया जितना भी हो गया, वहाँ 250 लोग चाहिए ही चाहिए आपको। अभी इसका फेज़ 3 चल रहा है, 2025 तक चलेगा, और इसमें हमारे केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है दोस्तों, वो 60 और 40 का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अब आपको मैं पूछूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है, वो कब की है दोस्तों? वो 2001 की है। तो क्या समझ में आया आपको? हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, इस टेन्योर में उन्होंने ग्राम सड़क योजना का सपना भी देखा। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सपना भी देखा। यानी सड़कों के मामले में तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक विज़नरी नेता थे। दोस्तों, इस तरह से हमें चीज़ें समझ में आई। अब मैं आपको एक नया कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। हमने अभी तक गलियारे देख ली, राष्ट्रीय राजमार्ग देख लिए। इसी के संदर्भ में दोस्तों, एनसीईआरटी क्या कहती है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है दोस्तों एक तो, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो हमें एक दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। उसी को मैं दूर करने के लिए दोस्तों, आपके सामने एनसीईआरटी भी दिखा रहा हूँ, जिसमें हमने 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, और दोनों सेम चैप्टर हैं, और क्या-क्या डिफरेंस आता है, ये सारी देख लेंगे हम। इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें। सबसे पहले परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में किस-किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो सकता है?
तो हमें देखना चाहिए, एक तो थल, जल और वायु, ये 3 माध्यम हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है? स्थल पे सड़क, रेल और पाइपलाइन, ये 3 ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं, जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। जल के माध्यम से आंतरिक परिवहन यानी पूरे भारत के अंदर ही जहाँ से नदियाँ निकलती है, वो एक परिवहन का माध्यम हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो व्यापार होता है, जहाँ से बड़े जहाज चलते हैं, एक देश से दूसरे देश की तरफ, वो समुद्री परिवहन हो गया, वो जल का भाग हो गया। वायु में एक तो हम घरेलू विमान सेवा को यूज़ करते ही हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को भी यूज़ करते हैं। आज आपको दिल्ली से दुबई जाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का लाभ उठा रहे हो। आपको दिल्ली से जयपुर आना है, तो आप घरेलू विमान सेवा का लाभ उठा रहे हो। ये परिवहन के मोड हो गए, स्थल, जल, वायु। अब हमें इस एनसीईआरटी ने क्या-क्या जानकारी दी है, वो हम देख सकते हैं कि हमारे सबसे पहली जानकारी है, भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क जल दे वाला देश है, ठीक है? और ये सर्वाधिक मतलब 2 नंबर पे, सर्वाधिक मतलब 2 नंबर पे। अपन ने देखा था पहले, डाउट हो जाएगा आपको कि फर्स्ट है, सेकंड है। तो सड़क जाल में हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है? और सड़क जाल कितना है? तो 62 लाख किलोमीटर लगभग। फिर हमने दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमने देख ही ली। में क्या-क्या था तो आपको पता ही है। ठीक है? उत्तर-दक्षिण गलियारा भी हमने कल देखा था। श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला है और पूर्वी-पश्चिमी गलियारा जो है वो सिलचर पोरबंदर से जोड़ रहा है। देखो इतना एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा होता है, बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, फिर आरएस का एग्ज़ाम का पेपर आया, ये चीज़ें ये ध्यान में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी नहीं। आपने सिर्फ़ कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए डायरेक्ट, ठीक है? इन चीज़ों पे भी आपको फ़ोकस करना है। बस हम एनसीईआरटी को इसलिए मैं आपको सामने ला के दिखा रहा हूँ, हमने सब कुछ पढ़ लिया दोस्तों और फिर आप देखिए आपको क्या छूट रहा है क्या आपसे, ठीक है? हमने सब कवर किया है। बहुत ही कम समय में हमने कवर करने की कोशिश की है। अन्य सड़कों में ग्राम सड़क योजना जो हमने अभी देखी थी वर्ष 2000 की है। हमने ये सारे गलियारे देख लिए हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है? सीमांत सड़कें सीमांत सड़कों का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक तो हमारे जो जितना भी समाज है, जहाँ रहता है, जो मुख्य एरिया है हमारा, ठीक है? एक तो राजस्थान में हम बात करें, तो राजस्थान का सीमांत एरिया कौन-सा हो गया? जो बॉर्डर वाला एरिया होगा। जो जैसलमेर और उधर का जो बॉर्डर एरिया हो गया, वो सीमांत एरिया ही है, जहाँ लोग नहीं रहते। लेकिन सड़कें वहाँ पे भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़कें ज़रूरी है। तो हमारे भारत में एक संगठन बनाया गया वर्ष 1960 में, जिसे हम कहते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सीमा सड़क संगठन, इसका निर्माण कब हुआ था? बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, इनका निर्माण 1960 में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और यही काम करता है जहाँ पे भी दुर्लभ एरिया है हमारा बॉर्डर का, उसमें रोड बनाने का। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है, क्या आप जानते हो कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग की जो सुरंग है, उसका नाम है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग के लिए सुरंग अटल टनल 9 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ध्यान रखिएगा 9 किलोमीटर है। साथ ही इसे बनाया किसने है तो बीआरओ ने बनाया है। ये सड़क पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति की घाटी से जोड़ती है। दोस्तों मनाली को लाहौल से जोड़ने का काम करती है ये। मनाली को लाहौल से जोड़ती है। पहले घाटी बर्फबारी रहती थी ये जब टनल नहीं थी दोस्तों तब 6 महीने के लिए वो रास्ता ब्लॉक हो जाता था लद्दाख जाने वाला। ये सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से औसत समतल से 3-4 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इस तरह से अटल सुरंग के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। हम आगे देख सकते हैं कि इस प्रकार रेल परिवहन भी इम्पोर्टेंट है। रेल परिवहन में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो एनसीईआरटी बताती है कि भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। यानी सरकार सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या सबसे ज़्यादा शेयर भागीदारी के साथ काम कहीं कर रही है, किसी डेवलपमेंट इंफ्रा में, तो वो रेल परिवहन में कर रही है।
देश की पहली रेलगाड़ी दोस्तों 1853 में शुरू हुई थी मुंबई से थाने के बीच में। 34 किलोमीटर की रेंज पे चलाई गई है और मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई दोस्तों। तो ये आप जानकारी रख सकते हैं। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है दोस्तों? इस तरह से हम परिवहन में सड़क और रेल परिवहन की कुछ जानकारी जो हमसे छूट रही थी, वो एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। उसमें हमने अटल सुरंग देख लिया, नया था। साथ ही हमने रेल परिवहन में देखा कुछ चीज़ कि पहली रेल कहाँ शुरू की गई, ठीक है? इस तरह से हम नई-नई जानकारियाँ भी एनसीईआरटी के माध्यम से ले सकते हैं। भारत सड़क जाल में सेकंड नंबर पे आता है पूरे विश्व में, ठीक है दोस्तों? पाइपलाइन के बारे में यानी जो गैस पाइपलाइन है, उसके बारे में ज़्यादा हमें बात नहीं करनी, एग्ज़ामिनर नहीं पूछने वाला दोस्तों। जल परिवहन के बारे में हम बात कर चुके हैं, वही बात यहाँ पे रिपीट होगी। मैं देख रहा हूँ कुछ नई चीज़ हो तो आपके लिए मैं बता दूँ आपको, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है? ओके, ओके। ये कल हमने पढ़ा था ना, पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना, वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। विश्व स्तर पर अपनी पहली इस तरह की पहली योजना, जिसे क्षेत्रीय विमानन बाज़ार में तेज़ी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया। आम नागरिक के लिए उड़ान को किफ़ायती बनाना, कनेक्टिविटी बेहतर करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? फिर संचार आ जाता है, तो संचार हमें नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? संचार हमारा अभी चैप्टर का हिस्सा नहीं है। फिर इन्होंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, वो आप सोल्व करिएगा, मुझे भी बताइएगा। ये देखिए आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है, मैं बताना चाह रहा था आपको। ये क्वेश्चन पिछली बार आरएस प्री 2023 में आया है दोस्तों। आरएस 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्वी पश्चिमी गलियारे को जोड़ने वाला सिलचर पोरबंदर। अब इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आप क्यों ब्लंडर करते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक है? इस तरह से एक एनसीईआरटी का चैप्टर ये था और एक एनसीईआरटी का चैप्टर जो सेम है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाए तो देख लेना। मैं बता रहा हूँ आपको। ये पूरा चैप्टर है, इसमें कोई कट-वट नहीं लगाया गया मैंने। पूरा का पूरा चैप्टर दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। ये हमने वही चीज़ वापस देखी कि विश्व में सेकंड नंबर पे अपन सड़क जाल में आते हैं दोस्तों, ठीक है? अब नई जानकारी आपको मिल गई कि भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू की गई थी 1961 में। एक नई जानकारी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वो देखिए आप। शेरशाह सूरी अ, ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। आपको पता होगा जीटी रोड बनाया था। वो आपको कोलकाता से पेशावर को जोड़ने का काम करता था। कोलकाता से पेशावर को जोड़ने का काम ग्रांड ट्रंक रोड करता था। वर्तमान में दोस्तों उसी रोड को हम अमृतसर से कोलकाता का रोड मानते हैं, कहते हैं। नया नाम अमृतसर से कोलकाता के बीच का रोड जो है, वो ग्रांड ट्रंक रोड ही है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों एनएच 1 और 2 का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर एनएच 1 दिल्ली से अमृतसर और फिर दिल्ली से कोलकाता, ये एनएच 1 और 2 ये ग्रांड ट्रंक रोड है। इस तरह से आप ये जानकारी भी रख सकते हैं। भारत में सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसी समय 1943 में एक नागपुर योजना बनी थी। नागपुर योजना क्या है, कब बनी थी, ये आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रख सकते हैं और ये सड़क से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना। रजवाड़ों ने उस समय सड़कों को लेकर एक प्लान बनाया, तो वो नागपुर योजना थी 1943 की दोस्तों, ठीक है? और ये हमने देख ही लिया, ये बात तो हमने कर ही ली है ना कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, वो देश की कुल जो सड़कें हैं उसका 2% ही अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि 40% भार वहन भी 2% वाले मार्ग ही करते हैं। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2% भाग पे ही है, लेकिन 40% जो यातायात है, वो इसी से निकल रहा है, इसी पे चलता है। और हमारा जो नेशनल प्राधिकरण है, जो इस नेशनल हाइवेज़ को मैनेज करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, ये दोस्तों बना कब था? तो वर्ष 1995 में बना था।
परिवहन मंत्रालय के अंडर में आता है, एक स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस बॉडी है ये एक। इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। इतनी ही जानकारी हमें लेनी है। उसके अलावा ये हमने पढ़ लिया है ना, दोनों योजना हमने पढ़ ली है, तो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, पढ़ चुके हैं अटल टनल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। देखिए 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। क्या काम करता है? बॉर्डर के रोड का डेवलपमेंट करता है। रेल परिवहन की बात करें तो 1853 में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की। भारतीय रेल को 16 मंडल में विभाजित किया गया है। 16 मंडल में भारतीय रेल विभाजित है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है एमसीक्यू फॉर्म में कि रेल मंडल कितने हैं? 16। याद रखिए। ठीक है। जलमार्ग की बात हम कर ही चुके हैं। और देश के परिवहन में जलमार्ग जो है अपना 1% योगदान कर रहा है। ठीक है। 14,500 किलोमीटर लंबा है भारत में जलमार्ग नौकायन हेतु, और 1% योगदान कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ हम अंदर वाले जो आंतरिक जलमार्ग है, उसकी बात करें। फिर हमने ये जितने भी नेशनल वाटरवेज जो है हमने देख लिए है ना। ये आप अपने स्तर पे इसको पढ़िएगा। ये संचार आ गया। इस तरह एनसीईआरटी के चैप्टर भी हमने कवर कर लिए दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू।